गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी नेट हिंदी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जून 2025 का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी के आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने 2 क्लास में कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके क्लास को देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपका कहानी यूनिट से संबंधित है, जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें। कहानी कोसी का घटवार में यह कथन किस पात्र का है। कहानी है हमारे सिलेबस में कोसी का घटवार, शेखर जोशी द्वारा रचित है ये, और 1958 में ये कहानी आई थी। ठीक है, तो इस कहानी में एक ये लाइन आती है जिसमें ये पूछा गया है कि ये कहानी किसने कहा है। तो ये कहा है, ये कहानी का जो ये जो कथन है वो कहा है लक्ष्मा के बाप ने। लक्ष्मा का बाप क्या कहता है, एक मिनट के लिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। गोसाई और लक्ष्मा प्रेम करते हैं आपस में, और गोसाई जो है वो फौज में भर्ती हो जाता है। और गोसाई के परिवार में आगे पीछे कोई भी नहीं, मतलब वह अकेला है। इसलिए वह लक्ष्मा का बाप कहता है कि जिसके आगे पीछे भाई बहन माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दें। ये इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मा का बाप। नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या बोल रहा है, दलित आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है। सही कथन बताने हैं आपको, दलित आंदोलन से संबंधित बताने हैं। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या सही कथन है। महात्मा फूले ने 1863 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, 1913 में। अभी पहले एक बार सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर राइट आंसर पे आएंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट गलत है वो बताऊंगी कि क्यों गलत है। 1913 में गुजरात विधानसभा ने दलितों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं के उपयोग का समान अधिकार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। ओके, सी स्टेटमेंट बोल रहा है डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर का जो दर्शन है वो दलित दर्शन से ही प्रभावित है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को करेक्ट माने तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के नेतृत्व में, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। एकदम सही स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट को अगर हम करेक्ट मानते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारा या तो सी और ई करेक्ट है या फिर सी और डी करेक्ट है। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। जब अंबेडकर साहित्य पढ़ेंगे, दलित साहित्य पढ़ेंगे तो अंबेडकर दर्शन पढ़ेंगे, तो अंबेडकर दर्शन में ये पॉइंट आपको मिलते हैं पढ़ने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, हो सकता है आगे चल के कभी ये दोबारा पूछे जाएं, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी के पूछे ही जाएंगे। एक तो ये कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। सेकंड, गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तो ये अगली बार कैसे पूछा जाएगा कि किस सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, तो गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, या फिर किस कमीशन का समर्थन किया था, तो साइमन कमीशन का समर्थन किया था। गांधी जी सिद्धांततः पृथक निर्वाचक मंडल के समर्थक थे। पृथक निर्वाचक मंडल के गांधी जी समर्थक नहीं थे, गांधी जी विरोध करते थे। ठीक है, तो ई स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका एक डी ऑप्शन ही करेक्ट है। मान लो आपको डी नहीं पता था इसमें कि डी स्टेटमेंट क्या है, एक आपको सी पता था तो हमने सी से ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया था। अब यहाँ पे डी और ई में ई आपका गलत है। ठीक, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम ये देख लेते हैं कि महात्मा फूले ने 1863 में, नहीं, ये आपका स्थापना करते हैं सत्यशोधक समाज की
1867 में करते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 63, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। सॉरी, एक चीज देखेंगे हम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इसमें जो आपका ये है महात्मा फूले, सत्यशोधक समाज की स्थापना तो महात्मा फूले ही करते हैं, लेकिन 1863 में नहीं, ये करते हैं 1873 में। मैंने गलती से 1867 बोल दिया था, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था के संबंध में या टिप्पणी किसकी है। सबसे पहले ये देखो कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये किस कहानी से संबंधित है। तो ये संबंधित है उसने कहा था कहानी से। उसने कहा था कहानी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है और 1915 में ये आती है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है उसने कहा था कहानी के संबंध में, ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल उसने कहा था कहानी के संबंध में कहते हैं कि जो कहानी है उसने कहा था उसमें जो प्रेम का एक स्वर्गीय रूप है वो झांक रहा है, मतलब निर्लज्जता के साथ करा और पुकार नहीं रहा है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से उस कहानी में प्रेम की एक व्याख्या करी गई, प्रेम को प्रदर्शित किया गया जिसमें निर्लज्जता को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपको, मतलब सिलेबस अगर आपने पढ़ा होता, सिलेबस पे मेंशन किया होता कि कौन सी ईयर में आया, तब भी आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेते। सबसे पहले काव्य आंदोलनों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो आपके काव्य आंदोलन हुए हैं उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। सबसे पहले आता है आपका हालावाद। ठीक है, इसी के बाद जस्ट आता है छायावाद, या फिर हालावाद और छायावाद, आप इसको दोनों कह सकते हो। छायावाद को ही हालावाद भी कहा जाता है। तो हालावाद आपका आता है सबसे पहले 1933 से 1936 के बीच में। फिर आता है आपका प्रगतिवाद, जहाँ पे आपके सामाजिक चेतना की बात होती है। ठीक है, प्रगतिवाद 1936 से 1947। अब यहाँ मतलब प्रगतिवाद का अगर आप देखो साहित्य, तो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब आदर्शवाद से हट के हम यथार्थ की तरफ आ चुके थे, मध्य वर्ग पे भी हम बात करने लगे थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद हमारा है 1943 से 1951 तक। फिर आता है नई कविता, 1954, अकविता 1964। ठीक है, ये सारे ईयर इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है आगे कभी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो जाए। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट होते हैं। तो हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, लास्ट में अकविता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 65। क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पे कुछ आपके स्टेटमेंट दिए हैं जिनको आपको राइटर से मैच करना है। बेसिकली ये काव्य प्रयोजन से संबंधित आपके कथन हैं कुछ, जो आपके जो आचार्य हुए हैं उनके द्वारा दिए गए हैं। तो अब इनको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, इसमें आपको लर्न ही करना पड़ेगा कौन सा किसने दिया है, लर्न करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये आपका दिया है, किसका कथन है, ये आपका है भामा का कथन है। ठीक है, पद संघटना रीति, ये आपका है आनंद वर्धन का। ठीक, फिर धन्यालोक लोचन, ये आपका है धन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का। और रस मीमांसा, ये आपकी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, बेसिकली रस मीमांसा। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ही वन लाइनर भी आपके बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि पीछे आप अगर पेपर अभी और सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखोगे कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं, मिलान करना है स्थापना, प्रकाशन और मतलब फिर आपका वर्ष ये बताना है। उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1826 में। ठीक है, उसके बाद में ये आपका
पत्र है उदंड मार्तंड। फिर सेकंड स्टेटमेंट है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन ये आपका कब होता है, ये होता है सन 1900 में। ठीक है। फिर थर्ड है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में कब स्थापित हुआ था, तो ये आपका होता है 1910 में। ठीक है। फिर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893। अगर इसी पेपर में देखिए तो आपका ये पॉइंट रिपीट हुआ है। पीछे एक रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे गए थे, नागरिक प्रचारणी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन क्या है, और वहां पे ये दिया हुआ था कि संवत 1950 में स्थापना हुई थी नागरिक प्रचारणी सभा की कुछ उत्साही छात्रों द्वारा। तो वही स्टेटमेंट फिर यहाँ पे फिर से पूछ दिया गया, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, 1893 में, 1893 में। देखो पेपर में ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप अलग तो बाद में जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। छायावादी कवियों की कल्पना लोक की उड़ान अपनी अक्षमता की पूर्ति का प्रयास है, यह कथन किसका है। ओके, ये इम्पोर्टेंट कथन है, इसको नोट कर लेना, आगे फिर ये पूछा जाएगा। तो ये कथन छायावाद जो आपका आया था 1936 1933 से 1936 तक जो चला था, छायावाद के संबंध में ये कथन किसने बोला है, तो ये बोला है इलाचंद जोशी जी ने। ठीक है। और इलाचंद जोशी आपके मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं, तो ये नोट कर लेना पॉइंट, इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं। कभी वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना के जनक कौन थे, इलाचंद जोशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे आपकी कुछ रचनाएं हैं और रचनाकार है, दोनों को आपस में मैच करना है। डायरेक्ट हम आंसर पे ही आते हैं, वहीं से देख लेते हैं। ठीक है। क्या है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, इनकी रचना है बौद्ध गान और दोहा। ये रचनाएं सारी नोट करते चलिएगा। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा। राहुल संकृतायन हिंदी काव्य धारा, राहुल संकृतायन की रचना क्या है, हिंदी काव्य धारा। प्रबोध चंद्र बागची की रचना है दोहा कोश। डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह की रचना है लेसा मिस्तोफ। ओके। फिर आता है 69। देखो अभी हमने इसी पेपर में एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, ये नीत्शे ने कहा है। ठीक है। तो घोषणा करी गई थी, लेखक की मृत्यु की घोषणा करी है रोला बार्थ ने। रोला बार्थ ऐसा मानते हैं कि लेखक की मृत्यु हो चुकी। ठीक है। अगर यहाँ पे ईश्वर की मृत्यु की घोषणा पूछी जाती तो इसका आंसर होता नीत्शे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया लेखक की मृत्यु, तो ये है रोला बार्थ। ठीक है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, पंडित उदय शंकर भट्ट विरचित कमला के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है। पहली बात तो इस क्वेश्चन से 2 पॉइंट निकल रहे हैं कि कमला क्या है, कमला आपका नाटक है। किसका नाटक है ये, उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट है। कमला नाटक में किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसमें सामाजिक असामंजस्य का मार्मिक चित्रण है। तो अगर किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, किसी चीज में किसानों की व्यथा का वर्णन किया गया है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि जितना भी समाज में आपकी असामाजिक कुरीतियां व्याप्त हैं, तो समाज में भेदभाव व्याप्त है, उसको लेकर बात करी ही जाएगी। ठीक है। तो कोई भी आंदोलन हो, बिना आंदोलन तभी होता है जब सामाजिक असंतुलन स्थापित होता है एक तरीके से, तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। ठीक है। तो अभी हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस छायावादी रचनाकार ने अपनी कविता के संदर्भ में यह कहा है, फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, जब आपको कभी लगे कि आप निराश हो रहे हो और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, तो आपके हाथ मतलब कुछ भी आपके बस में नहीं है, तो आपके बस में सिर्फ एक ही चीज़ है,
वो है मेहनत करना या अपना जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसकी ओर बढ़ते रहना। तो उसी लाइन को महादेवी वर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। महादेवी वर्मा की लाइन है, क्या लाइन है? फूलों को खिला देना तो मेरे हाथ में नहीं था, ना मैं उन्हें मुरझाने से रोक सकती थी, क्योंकि फूल जो है वो प्रकृति प्राकृतिक चीज है, ठीक है, किंतु दीपकों को बुझाना जलाना तो मेरे हाथ में था ही, ठीक है। और ये आपकी छायावाद की कवित्री हैं, 4 स्तंभों में मानी जाती हैं और इनको विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, वो देख लेते हैं। निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935, चांदीगीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942। महादेवी वर्मा जी की सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट है और इनकी सभी रचनाएं प्रकाशन वर्ष के साथ याद होनी चाहिए, क्योंकि इनका क्रम बहुत अच्छी तरीके से एकदम धूमधाम से एनटीए वाले पूछते हैं। फिर जो छायावाद के अन्य कवि हैं उनको भी देख ही लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, ये भी आपके स्तंभ कवि में माने जाते हैं। छायावाद ना आपका 4 स्तंभ कवि पे टिका हुआ है, तो उसमें एक आपकी महादेवी वर्मा है, एक आपके आते हैं जयशंकर प्रसाद, एक आपके सुमित्रा नंदन पंत और एक आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो हमने महादेवी वर्मा का कृति देख लिया है, अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का उर्वशी 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, बब्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, चित्राधार 1918 और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। सुमित्रा नंदन पंत की ग्रंथि इम्पोर्टेंट है, पल्लव इम्पोर्टेंट है, युगांत इम्पोर्टेंट है, युगवाणी इम्पोर्टेंट है, ग्राम्य इम्पोर्टेंट है आपकी। फिर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मेरे बहुत ही पसंदीदा कवि हैं, ये फेवरेट कवि हैं। अनामिका 1923, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते, इनकी अणिमा भी एक रचना है। इन्होंने राम की शक्ति पूजा भी लिखी है, हमारे सिलेबस में भी है। सरोज स्मृति लिखी है, वो भी हमारे सिलेबस में है। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करी है निराला जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुंथी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उपयुक्त पंक्तियां हिंदी साहित्य के किस इतिहास लेखक की हैं? तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है यूनिट 2 से, ठीक है। आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर, तो आदिकाल किसने बोला था? रामचंद्र शुक्ल जो है वो वीर गाथा काल बोलते हैं आदिकाल को, ये बोला था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो बेसिकली ये उन पे कमेंट किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। तो आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर, तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने बोला है, व्यंग करके बोला है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 73, यूनिट 5 से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन। इसमें आपके कुछ कवि हैं और उनकी काव्य पंक्तियां हैं जिनको आपको मिलान करना है। ठाकुर की पंक्ति क्या है? हम तो परनारी भई सु भई, तुम तो सुधरो सखिया सिगरी, तो ये बोलते हैं ठाकुर बोलते हैं। मतीराम, मतीराम की क्या है? मतीराम की है आपकी, ज्यों ज्यों निहारिये नैनन त्यों तो खरी निखरसी निकाई। फिर आते हैं आपके घनानंद, तो घनानंद का है, रैन दिना घुटिबो करे प्राण झरे दुखिया अखियां झरना सी। फिर आते हैं बोधा, बोधा का आपका है, अति छीन मृणाल के तार हुते ही ऊपर पाँव दे आवनो है। अब ये आता है मन में कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करें, तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हो या फिर आप यूनिट 5 में जब पढ़ोगे तो ये आपको कथन मिलेंगे वहाँ पे किसी न किसी राइटर के थ्रू, या इन्होंने खुद ही व्यक्त किया है, तो ये पहचानने में या फिर आपके सिलेबस में जो रचनाएं लगी हैं उनमें से ही ये आपको मिलेगा। और अगर नहीं हो रहा है तो आप पीवाईक्यू में जितने भी यूनिट 5 से क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नोट कर लो, तो वो आपको रिपीटेड मोड में कोई 1-2 ऑप्शन जरूर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें देखते हैं चारुचंद्र लेख, मैला आंचल, अंधेरे बंद कमरे, झूठा सच, इसमें पूछी गई आपकी समीक्षा,
ठीक है। तो आपका हिंदी उपन्यास की एक नई दिशा नेमिचंद्र जैन ने किसने इसे मैला आंचल की समीक्षा करी है? नेमिचंद्र जैन जी ने। नेमिचंद्र जैन जो है ये आपके राइटर है किसके? हिंदी उपन्यास की नई दिशा, क्योंकि रेणु जी आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ करते हैं ना, यहीं से वो क्वेश्चन आप एक लॉजिक लगा के भी कर सकते थे अगर आपको नहीं पता था। और देखो ये आपको शायद एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, B1 आपका एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप लॉजिक लगा लेते कि मैला आंचल आंचलिक उपन्यास की शुरुआत रेणु जी ने करी है, तो हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा की तरफ मोड़ा था ना रेणु जी ने, तो ये समीक्षा किसने करी है? नेमिचंद जैन जी ने करी है। और किस उपन्यास की करी है? तो मैला आंचल की, क्योंकि मैला आंचल ही आंचलिक उपन्यास है जो रेणु जी ने शुरुआत करी थी लिखने की, ठीक है। फिर आपका आता है एक टूटा दर्पण, देवी शंकर अवस्थी की समीक्षा है ये, चारुचंद्र लेख रचना पर करी है, ठीक है। दूसरों का नरक ये श्रीकांत वर्मा की है और अंधेरे बंद कमरे में इसकी समीक्षा है। फिर कवि दृष्टि का अभाव ये किसकी है? कुंवर नारायण की है। और आपका जो उपन्यास है झूठा सच यशपाल जी का, उसकी समीक्षा करी है कुंवर नारायण ने। और किस नाम से करी है? तो कवि दृष्टि का अभाव, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। उपर्युक्त दोहा किस कृति में संकलित है? तो ये आपका संकलित है अंग दर्पण में, ठीक है। अंग दर्पण आपकी किसकी रचना है? तो ये आपकी रसलीन की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, ठीक। बहुत अच्छा कोट है, इसको नोट कर लेना। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्यामल रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवत एक बार। अंग दर्पण से संबंधित है और अंग दर्पण रसलीन की रचना है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है, आगे पूछेंगे इसको कि ये किस रचनाकार का था। काव्य कलाधर ये आपका है रघुनाथ बंदी जन का, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित कथनों को आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको देखते हैं कौन कौन से कथन संबंधित हैं। मार्क्स के अनुसार, मार्क्सवाद दर्शन है ना जो सभी को एक मतलब श्रम प्रधान मानता है, और ऐसा मार्क्सवाद का मानना है कि जितनी भी धन संपत्ति एक एक लिमिट में आप अपने पास रख लो अपने यूज के लिए, बाकी सभी श्रमिकों में उसको बांट दो बराबर। और मतलब एक आर्थिक समानता की बात करता है मार्क्सवाद। मार्क्स के अनुसार समाज का आर्थिक ढांचा ही इतिहास का मूलभूत निर्धारक तत्व है। तो जहाँ भी आर्थिक ढांचे की बात हो रही है वहाँ पे बात होगी मार्क्सवाद की, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर से एलिमिनेट करेंगे इसको। ए आपका दो में है, मतलब ए और ए, तो आपका बी और डी तो कट हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं इन तीनों में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट है उत्पादन के साधनों का स्वरूप सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करता है। नेगेटिव स्टेटमेंट है। 90% केस में आपका नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। तो जो भी उत्पादन के साधन है वो जाहिर सी बात है सामाजिक संबंधों को निर्धारित करेंगे, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बी गलत हो गया आपका। फिर आता है द्वंदात्मक भौतिकवाद, यह बतलाता है कि समाज की उत्पादकता शक्तियाँ निरंतर स्थिर रहती हैं। समाज की उत्पादक शक्तियाँ निरंतर तो नहीं रहेंगी, निरंतर स्थिर नहीं रहेंगी, वो कभी घटेंगी कभी बढ़ेंगी। जो भी उत्पादक है, कभी कभी मान लो आप इस पेन का प्रोडक्शन कर रहे हो तो कभी आप इसका प्रोडक्शन डिमांड के अनुसार ज़्यादा करोगे, कभी इसका कम करोगे। तो ये यहाँ पर स्थिर की बात कर रहा है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, स्थिर नहीं रहेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट करेक्ट था। फिर आते हैं बी और ई में। मार्क्स के अनुसार अब तक का सारा मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है। फिर आता है ई स्टेटमेंट, मार्क्स के अनुसार सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था होगी। ई स्टेटमेंट गलत है, सामंतवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था नहीं होगी आपकी।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये आपका निबंध है। ओके, ठीक। ये किस विधा का निबंध है ये पहले जान लो। ये ललित विधा का निबंध है आपका, और ये आपका विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। विद्यानिवास मिश्र जी का पहला ललित निबंध है, ठीक है। नहीं, पहला, सॉरी, एक मिनट। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, ठीक। अब इस ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा असत्य कथन है। तो इसमें से आपका असत्य कथन पहले देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। निबंध का शीर्षक लोकगीत से प्रेरित है, तो एक लोकगीत है मेरे राम का भीगे मुकुट वाले, तो उससे ये प्रेरित है। ए सही है, नाम से ही मतलब मेरे राम का मुकुट भीग रहा है लग रहा है कि किसी लोकगीत से संबंधित होगा। भारतीय सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के उदात्त एवं मार्मिक स्वरों की अभिव्यक्ति है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये आपके मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इससे संबंधित कथन है। निबंधकार ने निबंध में जिस मेहमान कन्या का उल्लेख किया है उसका नाम कृष्णा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो जब ये विद्यानिवास मिश्र जी ये निबंध लिख रहे हैं तो उसमें उन्होंने एक एक लड़की है जो उनके यहाँ मेहमान बन के आई हुई है कुछ दिन रहने के लिए, और वो डीयू की प्रोफेसर है, ठीक है। तो उस जो मेहमान का नाम क्या है, कृष्णा नाम है, ये निबंध में उन्होंने उल्लेखित किया है। फिर वो लोग एक संगीत कार्यक्रम में जाते हैं, तो संगीत कार्यक्रम से आने में उन्हें लेट हो जाता है, इस वजह से 2 घंटे का बोल के गया था लेकिन उनको काफ़ी लेट हो जाता है। सुबह के 4 बजे वो लोग आते हैं, तो उस समय विद्यानिवास मिश्र जी जो हैं वो लिख रहे हैं कि मन कितना विचलित होता है, ठीक है, कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, साथ साथ सीता जी का दुपट्टा भी भीग रहा है, ऐसा करके वो लिखते हैं निबंध में, ठीक है। तो यह विद्यानिवास मिश्र जी का पहला ललित निबंध है। नहीं, ये पहला ललित निबंध नहीं है। पहला ललित निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का चितवन की छाह। क्या है? चितवन की छाह। ओके। विद्यानिवास मिश्र जी के कुछ अन्य निबंध भी हैं, तुम चंदन हम पानी, और भ्रमरानंद के पत्र, परंपरा बंधन नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, हल्दी दूध, ठीक है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये तो आपके सिलेबस में ही है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है। 1974 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1974 में प्रकाशित हुई थी। शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी पर आधारित है, तो शरत चंद्र चटर्जी जो है उनकी जीवनी पर आधारित है ये आवारा मसीहा रचना आपकी, ठीक है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा के लेखन में 14 वर्ष लगे थे, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। जब आवारा मसीहा की भूमिका पढ़ेंगे ना तो उसमें ये लिखा है साफ साफ उन्होंने कि उन्हें लेखन में 14 वर्ष लगे थे, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट आपका है, पर्वों का क्रम, पर्वों का क्रम दिशा की खोज दिशाहारा और दिशांत है। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जो पर्वों आवारा मसीहा आपके 3 पर्व में विभाजित है, ठीक है। कभी आपको प्रकरण मिलेगा, कभी अध्याय मिलेगा, कभी उच्छ्वास मिलेगा, तो यहाँ पे 3 पर्व में विभाजित है। पहले पर्व की जो है क्या होगा, ये आपकी दिशा की खोज है। दूसरा, पर्वों का क्रम दिशा की खोज दिशाहारा दिशांत नहीं, पहला आपका दिशाहारा है, दूसरा दिशा की खोज है, और तीसरा आपका दिशांत है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। विष्णु प्रभाकर के कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्धनारीश्वरी आपकी पूछी जा चुकी है, संघर्ष के बाद सत्ता के आर पार ढलती रात। ओके, फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ओके, यहाँ पे आपको कुछ संज्ञा शब्द में संज्ञाओं का परिवर्तन बताया गया है और इसको आपको मिलान करना है। तो देखते हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक से भाववाचक। तो जातिवाचक आपका मुनि है, मौन आपका क्या है, भाव, आप बोल नहीं रहे हो या आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो वाचाल, ठीक है, आप कम बोल रहे हो तो मौन। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा ये आपकी क्या हो जाएगी, मुनि से मौन, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है
विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो पहले इसमें विशेषण ढूंढो। तो रक्त आपका विशेषण है और रक्तिमा ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर आपका आता है संज्ञा से विशेषण, राष्ट्र से राष्ट्रीय, राष्ट्र आपकी संज्ञा है और राष्ट्रीय आपका विशेषण है, विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है, ओके। फिर है आपका व्यक्तिवाचक के अपत्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से अपत्यवाचक, तो व्यक्तिवाचक क्या है, कुरु, और कौरव आपका अपत्यवाचक है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे। अभी कुछ ही टाइम से, मतलब अगर देखा जाए तो ये इस टाइप के क्वेश्चन लगभग जून में और फिर दिसंबर में, फिर अभी जो जून 2026 का एग्जाम हुआ उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अब एनडीए पूछ रही है, मतलब ग्रामर को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 अच्छा हम कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हिंदुस्तानी ग्रामर जो बनी है उससे संबंध में सत्य कथन बताने हैं, ओके। देखते हैं, इसके ना सीधे आंसर ही देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट थे। हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोशुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है। अब इस स्टेटमेंट को कभी वन लाइनर में अगर पूछेंगे तो ये बुक का नाम देके या तो राइटर का नेम पूछ लेंगे या बुक और राइटर का नाम दोनों देके इसकी भाषा पूछ लेंगे, ठीक है। और ये हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक है आपकी। फिर आपका सेकंड स्टेटमेंट है हिंदुस्तानी ग्रामर पुस्तक डच इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी। डच इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी, इसीलिए वो यह डच भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। अगर आप देखते हैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को एलिमिनेट कैसे करना था। देखो जब भी कभी आपको ईयर दिया हो क्वेश्चन में, तो उस स्टेटमेंट को करेक्ट मानने से पहले ना थोड़ा सा रुकना होगा, ठीक। सबसे पहले ना देख लेते हैं हिंदुस्तानी ग्रामर जोहन जोशुआ केटलर द्वारा डच भाषा में लिखित हिंदुस्तानी व्याकरण पुस्तक है। मान लो ये आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। फिर अब देखो सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु लिखी गई थी, ठीक है। स्थानीय भाषा के ज्ञान हेतु, तो आपका ये दोनों जो स्टेटमेंट है आपस में क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आंसर होगा वो ए और सी से आपका होगा, मतलब उस ऑप्शन में ए और सी दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। फिर देखते हैं यह पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगर देवनागरी लिपि में लिखी गई है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थानीय लोग कैसे पढ़ेंगे, भाई उनको तो देवनागरी लिपि नहीं आती पढ़नी, तो डी स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। फिर आता है इसमें ब्राह्मणों द्वारा व्यवहृत लिपि का नाम उन्होंने अक्षर नागरी बताया, ये आपका देवनागरी से संबंधित है, हिंदुस्तानी ग्रामर से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो डी और ई आपका गलत हो जाएगा। अब आपको बी स्टेटमेंट अभी नहीं पता है, तो डी और ई की अगर हम बात करेंगे, देखो मैंने बोला था ए और सी आपका होना चाहिए, तो ए और सी आपका सिर्फ एक ही में है, ठीक है। ये गलत हो गया, बी अपने आप ही गलत हो गया, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्त्र से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है के किस शीर्षक के अंतर्गत दी है। कविता क्या है निबंध है, किसका है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। कब आया था ये, 1909 में आया था, ठीक है। और ये उसके अंदर कुछ शीर्षक दिए हैं, उसमें से ये सौंदर्य शीर्षक के अंतर्गत ये लाइन लिखी हुई है। काफी बड़ा ये निबंध है, लगभग 33-34 पेज का निबंध है ये रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। और ये आपका किस संग्रह में, निबंध संग्रह में संकलित है, तो चिंतामणि भाग 1 में यह संकलित है। और किस नाम से सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो सबसे पहली बार यह प्रकाशित हुआ था विचार वीथी नाम से। ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, कभी आगे ना चल के इस स्टेटमेंट को पूछेंगे कि कविता क्या है निबंध सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका प्रकाशित हुआ था विचार वीथी नाम से, ठीक है। और जो आपका चिंतामणि है उसके 4 भाग आते हैं, इनके संपादक और प्रकाशन वर्ष दोनों देख लीजिए। एक बार ये पूछा जा चुका है, दोबारा ये फिर पूछने के इसके चांसेस हैं, ठीक है।
तो ये देख लेते हैं। चिंतामणि भाग 1 1939 में आता है, रामचंद्र शुक्ल इसका संपादन करते हैं। चिंतामणि भाग 2 4 भागों में प्रकाशित है ना चिंतामणि, तो चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945 में, चिंतामणि भाग 3 1983 में और संपादक इसके नामवर सिंह। चिंतामणि भाग 4 2004 में आता है, लेटेस्ट है, कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह मिलके इसका संपादन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, अभी स्क्रीन पे ही है इसलिए। ओके, किस विचारक का संबंध रूसी रूपवाद से नहीं है? तो आपके जो एफ.आर. लेविस हैं ये रूसी रूपवाद से संबंधित नहीं है। बाकी रोमन जैकोबसन, विक्टर स्लोवस्की, बोरिस एकेनबाम, ये तीनों आपके संबंधित हैं किससे? रूसी रूपवाद से। आगे चल के कभी ना कभी इन तीनों में से एक नाम देके आपको पूछ लिया जाएगा रूसी रूपवाद से संबंधित कौन है। तो यहाँ पे क्या करना है, रूसी रूपवाद एक हेडिंग बना के तीनों ये नाम नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 ये बोल रहा है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया, माँ बच्चे को खिलाती है, ये है आपका। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं ताकि बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए, ये भी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ बच्चे को खाना क्यों खिला रही है? ताकि बच्चा उसका हेल्दी रहे, यहाँ पर भी एक प्रेरणा काम कर रही है। लड़के ने कपड़ा सिलवाया तो लड़का अच्छा कपड़ा पहन के क्या करेंगे? खुश होंगे। ठीक है, तो अभी इसको मैं अच्छे से बताऊंगी कि प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। अभी मैं ऐसे जस्ट एग्जाम्पल समझा रही ताकि थोड़ा मन लगा रहे पढ़ने में। तो लड़के ने कपड़ा सिलवाया, लड़के अच्छे कपड़े पहन के सुंदर दिखेंगे इसलिए। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़े, ये आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, टूट पड़ते हैं मतलब उन्होंने कोई चीज देखी सामने से। देखो बाकी सब में एक है, लड़के ने कपड़ा सिलवाया एक ही है, माँ बच्चे को खिला रही यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति काम कर रहा है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो फोर्स कौन कर रहा है? पिताजी कर रहे हैं। बच्चे को खाना खिलाने के लिए फोर्स कौन कर रहे हैं? माँ कर रही है। और कपड़ा सिलने के लिए कौन लेके जा रहा है? लड़का लेके जा रहा है। ठीक है, सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है जो आपका है संयुक्त क्रिया से संबंधित। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हमारा शायद ऊपर छूट गया है। हाँ ये देखो लिखा भी है, इसको देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया आपकी क्या होती है और संयुक्त क्रिया क्या होती है? जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब दो चीजों का आपस में मेल होना चाहिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब ये कि किसी चीज को ज्वाइंट कर रहे हो। प्रेरणार्थक क्रिया वो आपका ये है जिन क्रियाओं से इस बात को बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य कर ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। जैसे कि माँ बच्चे को खाना खिला रही थी तो उसमें माँ एक फोर्स कर रही है ना बच्चे पे, पिता पढ़वा रहे हैं तो पिता अध्यापक से पढ़वा रहे हैं, तो फोर्स कौन कर रहा है? पिता कर रहे हैं ना। बस में बच्चे का मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन कौन उस पे फोर्स डंडा लेके खड़े हुए हैं ना पिताजी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो भी दो डंडे लगेंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 83। नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस सप्तक के कवि हैं? ओके, 4 सप्तक आते हैं, अज्ञे जी संपादन करते हैं और नंद किशोर आचार्य आपके चौथे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, और चौथा सप्तक, चारों सप्तक का प्रकाशन वर्ष देख लीजिए। कभी आज तक पूछा, मतलब बहुत पहले पूछा जाता था, अभी लेटेस्ट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कभी पूछ सकते हैं। तो अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। 4 सप्तक आता है 1943 के नाम से, इसमें एक भी महिला नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। दूसरा सप्तक जो है 1951 में आता है, तीसरा सप्तक आता है 1959 में, चौथा सप्तक आता है आपका 1979 में। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 84 जो कि हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, दुखी मन में उतर आती है पिता की छवि, अभी तक जिन्हें कष्टों से नहीं निष्प्रति, उन्हीं अपने पिता की मैं अनुप्रति हूँ, यही मैं हूँ। तो इन पंक्ति के रचयिता है रघुवीर सहाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी
ईड़ा को संबोधित यह पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग में किसने कही? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1935 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है और टोटल इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, अभी 15 सर्गों के नाम देखेंगे, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो यह सारस्वत देश तुम्हारा, तुम हो रानी, ईड़ा को संबोधित करते हैं। संघर्ष सर में मनु कह रहे हैं ये ईड़ा को। ठीक है, तो अभी इसके 15 सर्गों के नाम देख लेते हैं, 15 के 15 सर्ग, और ये बहुत बार पूछा गया है। इसका क्रम पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन क्रम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुए क्रम वाले क्वेश्चन, देख लो। या पूछ लेते हैं कि कौन सा कामायनी का सर्ग है, कौन सा नहीं है। 15 सर्गों के नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो ये आपको याद करने होंगे 15-15, और इन सीक्वेंस याद करने होंगे। 2-4 बार पढ़ोगे आप बार बार तो आपको एक सीक्वेंस में याद हो जाता है। ठीक है, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की इम्पोर्टेंट रचना है प्रेम, पथिक और उर्वशी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89। कुछ शब्द दिए हैं और फिर उसमें से आपका उसका अर्थ पूछा गया है। वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन है। मैला आंचल उपन्यास आपका जो है आंचलिक उपन्यास है, तो उसमें ग्रामीण भाषा का प्रयोग हुआ है, तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैला आंचल से ही आते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो हंसेरी का अर्थ क्या होगा आपका? हंसेरी होता है आपका बलवा करने वाला दल। ठीक, तो कोई दल है उसको हंसेरी बोलते हैं। डोल डाल ये आपकी नित्य क्रिया होती है। कमसल ये होता है आपका डमी कैंडिडेट। और दामुल हौज ये आजीवन कारावास। 2023 के किसी पेपर में ये पूछा गया था कि दामुल हौज का अर्थ क्या है, तो वो होता है सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। इस संदर्भ में दामुल हौज का अर्थ क्या है, तो आजीवन कारावास। ये एज इट इज क्वेश्चन था 2023 में, आई थिंक ये क्वेश्चन था। तो अभी ये देखो वर्ड में पूछ लिया गया। ठीक है, तो डी थर्ड आपका 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपका हेल्प किया पीवाईक्यू ने। ओके, ऐसे ही पीवाईक्यू रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देखते हैं। समाज से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये। प्राप्तोदक, वीणापाणी, मारामारी, सचेत। तो प्राप्तोदक में आपका है समानाधिकरण बहुब्रीहि, वीणापाणी में आपका हो जाएगा वैधिकरण बहुब्रीहि, और मारामारी में हो जाएगा तुल्ययोग बहुब्रीहि। सचेत में आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो गया, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं। प्राप्तोदक में है समानाधिकरण बहुब्रीहि, आंसर सी है आपका। ठीक है, फिर वीणापानी वैधिकरण बहुब्रीहि, मारामारी ये आपका हो जाएगा व्यतिहार बहुब्रीहि, और सचेत में तुल्य योग बहुब्रीहि। ठीक है, और एक चीज और मैंने जो बताई थी ऊपर वो ध्यान रखिएगा, जो सत्यशोधक समाज की स्थापना वो 1873 में हुई है। ठीक है, उस टाइम 1867 निकल गया था मेरे मुंह से, उसी टाइम मैंने बता भी दिया था 1873, लेकिन फिर से बता दे रही हूँ कि वो 1873 है। ठीक है, हाँ, और इसी के साथ हमारी क्लास आज समाप्त हो रही है, और जून 2025 का पेपर भी हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर 2024 का पेपर। और आपको क्लास कैसी लगी है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लेके सजेशन क्या है आप वो भी बताइएगा कमेंट में। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।